गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेखाएं एवं कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। तो पिछले चैप्टर में हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में जान चुके हैं। इस चैप्टर में इससे संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, उनको देखेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आसन्न कोण क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो एवं उन दोनों कोणों की अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर ना हो तो वे परस्पर आसन्न कोण कहे जाते हैं। चलिए, इस चीज को मैं फिगर द्वारा परिभाषित करता हूँ, फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं उस तरह से दो कोण बनाता हूँ। चलो देखो, इसका नाम दे देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन के अनुसार इसको क्लियर करता हूँ। ए ओ बी, यहाँ पे एक कोण ए ओ बी हो गया, दूसरा बी ओ सी ले लेते हैं। तो यहाँ एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, यह दोनों कोण जो है ना आसन्न कोण कहलाएंगे। आसन्न कोण कैसे हैं? क्योंकि देखो, इसमें देख रहे हैं कि एक ही शीर्ष बिंदु है, ए ओ बी और बी ओ सी का दोनों का एक ही शीर्ष बिंदु वो है। अच्छा, और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, ओ बी जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इस एंगल ए ओ बी में भी है और बी ओ सी में भी है, दोनों कोणों में है। और उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर दो अन्य भुजाएं नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर नहीं है, एक इधर है और एक इधर है। उभयनिष्ठ भुजा के इसकी अन्य दो भुजाएं जो है, एक इधर है तो एक विपरीत तरफ है। तो इसलिए एंगल एओबी और एंगल बीओसी आपका क्या है, आसन्न कोण हो गया। तो आसन्न कोण के बारे में पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। सम्मुख कोण, शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA भी लिखा जाता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए क्या होते हैं इसको परिभाषित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद का मतलब समझता है ना, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, प्रतिच्छेद करे, तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। चलिए अब इसको मैं समझा देता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण कौन से कहलाएंगे। मैं दो रेखाएं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका नाम मैं ए बी देता हूँ और दूसरी रेखा का नाम मैं यहाँ पे सी डी देता हूँ, ठीक है। एक दूसरे को मान लेते हैं, एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करिए, काटिए ना, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करिए, तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण, यानी कि ये और ये, यानी कि एंगल एओडी और एंगल बीओसी, यह दोनों क्या है यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण हुआ। उसी तरह से एओसी और यह बीओडी, एंगल एओसी और एंगल बीओडी, यह भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हुए। और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इनको आगे चल के हम लोग साबित करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जान लो कि बराबर होते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे रैखिक युग्म के बारे में, यानी कि लीनियर पेयर के बारे में। तो इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि दो आसन्न कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं यदि उनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, दो विपरीत किरणें हो। समझो, मैं यहाँ पे ना आपको दो आसन्न कोण बनाता हूं। यहाँ पे देखो मैंने ये दो आसन्न कोण बना दिया, ए ओ, यहाँ पे बी देते हैं और यहाँ पे सी देते हैं। देखो ए ओ बी और यह बी ओ सी, यह दोनों आपके आसन्न कोण है ना जी। तो ये दो आसन्न कोण रैखिक युग्म कब कहलाएंगे, यदि उनकी भिन्न भुजाएं, अच्छा भिन्न भुजाएं, ये तो उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, और भिन्न भुजा यही ना होगी ओ ए और ओ सी। तो ओ ए और ओ सी क्या फिगर में दिख रहा है, ये दो विपरीत किरणें हैं ना, एक इधर जा रही है और एक इधर, एकदम सीधे अपोजिट में जा रहे हैं ना एक दूसरे के। तो ये दोनों दो विपरीत किरणें हैं, इसलिए यह दोनों युग्म जो होगा रैखिक युग्म कहलाएगा। एंगल एओबी और एंगल बीओसी, यह दोनों आपका रैखिक युग्म है। अच्छा, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आसन्न कोण है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आसन्न कोण तो है ही। आसन्न कोण को ही हम लोग रैखिक युग्म कब कह रहे हैं, जब उसमें जो भिन्न भुजाएं है ना, वह दो आपकी विपरीत किरणें हो जा रही हैं, तब उनको हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सीधी सरल रेखा पर जब कोई किरण इस प्रकार से गिरे तो यहाँ दो जो कोण बनेंगे, यही दोनों आपके रैखिक युग्म कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए अब रैखिक युग्म अभिगृहित को भी जान लो। रैखिक युग्म अभिगृहित तो यानी कि एक ऐसा कथन है जिसको साबित करने की जरूरत नहीं, ये सत्य है, ये ऐसा कथन है कि हमेशा के लिए सत्य है, इसको साबित नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है क्या रैखिक युग्म अभिगृहित, यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो। देखिए यह एक किरण OB है, एक रेखा AC पर आधारित है, जैसा कि आप चित्र इसमें देख रहे हैं ना, यह आपकी किरण OB रेखा AC पर आधारित है। तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि एंगल AOB और एंगल BOC जो होगा यहाँ पे वह 180 डिग्री हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, तो रैखिक युग्म है, यह क्या है आपका रैखिक युग्म अभिगृहित से हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा से ट्रू है, इसको साबित नहीं करेंगे लोग। याद रखना है कि इफ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, रे जब किसी लाइन पे स्टैंड करेगा, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180, ये दो एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं इनका सम क्या होगा 180 होगा। और इसे हम लोग रैखिक युग्म अभिगृहित से याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना है रैखिक युग्म के अभिगृहित का विलोम। अब यह विलोम क्या है, जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास दो ऐसे आसन्न कोण है जिनका योग 180 डिग्री हो रहा है, जैसे मैं एक फिगर बना देता हूँ, ए ओ, यहाँ पे सी देता हूँ और यहाँ पे बी देता हूँ। यहाँ कह रहा हूँ कि एंगल AOB और एंगल BOC का योग पहले से हमारे पास 180 है। वही कह रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग जो है 180 हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होती है। यानी कि बाह्य भुजाएं कौन, OA और OC एक ही रेखा में होती है। यानी कि इन दोनों आसन्न कोणों का अगर योग 180 हो रहा है तो यहाँ कह सकते हैं कि AOC एक सरल रेखा है। और ये याद रखेंगे, ये कैसे हुआ, तो रैखिक युग्म अभिगृहित था उसी के विलोम से। ठीक है, चलिए तो अब अगला प्रमेय देखते हैं इस चैप्टर का। कह रहा है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक का नाम AB मान लेता हूँ और एक का नाम CD मान लेता हूँ। AB और यहाँ हो जाएगा ये आपका CD। दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है दो रेखाएं AB तथा CD
AB तथा CD, AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते। तो मैंने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपको बता रखा है, यह इसके बराबर होगा, आपको दिखाना है। एंगल AOC बराबर में एंगल BOD, AOC बराबर में एंगल BOD, और दूसरा हो जाएगा एंगल AOD बराबर में एंगल BOC, AOD बराबर में एंगल BOC, ये आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मैं यहाँ एंगल AOC और प्लस एंगल AOD बराबर में 180 डिग्री लिख सकता हूँ। देख लो, यहाँ पे देखो, यह एक रेखा है, रेखा पर एक किरण आई हुई है, तो इन दोनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो जाएगा ना, रैखिक युग्म से यह हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, AOC और AOD। उसी तरह से मैं यहाँ ले लूं, अगर मैं AB एक सरल रेखा लूं और इस पे यह किरण OD आ रही है, तो इन दोनों का भी योग 180 हो जाएगा, यानी कि एंगल BOD और प्लस में एंगल AOD बराबर में 180। ये भी आपका रैखिक युग्म से ही होगा, रैखिक युग्म के अभिक्रियत से ही हो रहा है, रैखिक युग्म से। ठीक है, तो अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू 180 है, इसलिए बराबर कर देते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर में एंगल BOD और प्लस में एंगल AOD। तो एंगल AOD कट जाएगा, यानी कि यहाँ से साबित हो गया कि एंगल AOC जो है ना, एंगल BOD के बराबर है। इसी प्रकार दूसरे वाले को भी साबित कर सकते हैं कि एंगल AOD जो होगा ना, BOC के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसका योग ले लेंगे, इसका योग ले लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ये BOD दोनों में था, कट जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यह सत्यापित हो गया। ठीक है, हमने साबित कर दिया, प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए? चैप्टर में हम लोग कहीं प्रकाश के परावर्तन पर भी आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको जान लेते हैं। ये फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक है जो आप क्लास 8 में तो पढ़े ही हो, 10th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे। आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझना है। तो नियम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका चित्र समझ लेते हैं, फिर हम लोग नियम को समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे एक दर्पण ले रहा हूं, एक समतल दर्पण है। ठीक है, एक समतल दर्पण ले लिए, दर्पण, और एक तरह से यहाँ देख रहे हैं ना, इस पे एक तरफ से कलई कर दिया, रंग दिए, ताकि प्रकाश की किरण आर पार ना निकले। अब यह प्रकाश की जो किरण इस पर आ रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण के नाम से जानते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर टकराती है तो उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु, ठीक है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और पूरा टकरा कर जो वापस लौटती है उसी माध्यम में जो लौट गई किरण होती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इस पर जो लंब होता है, किस पर? इस दर्पण पर जो लंब होता है उसे अभिलंब के नाम से जाना जाता है। इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, ये वास्तव में नहीं होता है, इसे माना जाता है, यह आपका अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अभिलंब दर्पण पे कहीं भी हो सकता है, और इस पे आपतन बिंदु पर खींचा गया, इसे अभिलंब कहेंगे। ठीक है, अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसे आई से सूचित करते हैं। एंगल आई का मतलब क्या है? यहाँ आपतन कोण से है, आपतन कोण। ठीक है, अच्छा, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और उसे आर से सूचित करते हैं। यानी एंगल आर का मतलब क्या है? परावर्तन कोण। अब प्रकाश के परावर्तन के ना दो नियम होते हैं, याद रखना। प्रकाश के परावर्तन के
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अब देखिए ये दोनों नियमों को ही जानना जरूरी है, ठीक है। ये तो मैंने फिगर आपको समझा दिया, क्योंकि बिना इन फिगर को समझे आप ये परिभाषा आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। समझिए इसको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही समतल में होता है, एक ही तल पर होता है, एक ही समतल पर होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है परावर्तन का, तो दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि यह एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, एंगल आई बराबर में एंगल आर। तो यही सब आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको क्लियर करा दिए, और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन हम लोग आगे चैप्टर में बनाने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो भी आपको मैंने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, चाहे वो इस चैप्टर में पढ़ाया हो, चाहे पिछले चैप्टर में पढ़ाया, यूक्लिड की जो ज्यामिति पढ़ाई थी, ज्यामिति में जो भूमिका, उसके बारे में भी आप रेखा के बारे में, कोण के बारे में, हर एक चीज के बारे में सही से ध्यान रखोगे, तभी जाके आप अगला ये चैप्टर समझ पाओगे, ठीक है। हर एक डिफिनीशन को सही से याद रखोगे, चाहे मैंने इस चैप्टर में आपको समझाया हो, चाहे पिछले चैप्टर में समझाया हो, हर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस को बना पाओगे। क्योंकि ये जैसे चैप्टर है ना, आप जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर देखोगे, एक्चुअल में बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लगता है कि ये नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में इसमें क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं ना, इसमें जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें बहुत सारे परिभाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, उसको समझना होगा। आपको मैथमेटिकल जो लैंग्वेज होता है ना, उसको समझना होगा। तो उसको समझने के लिए जितनी भी आप परिभाषा देखते हो ना ज्योमेट्री से रिलेटेड, हर एक परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी उस क्वेश्चन पे आप सोच विचार कर पाओगे, किसी क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया आप सीधे सॉल्व कर दिए। टीचर्स जो है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर देते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर है, वो हर एक डेफिनेशन को याद करके रखे हैं, उसमें वो तर्क मिला पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ के वो अपने तर्क द्वारा समझ पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है ना। तो जब तक आपको हर एक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा, जितना मैंने पढ़ाया है, ज्यामिति जहां से शुरू है वो हर चैप्टर यूक्लिड से शुरू हो रहा है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हुआ, आपका रेखाएं और कोण हुआ, तो इसमें जितना भी आपको पढ़ा रहा है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये यही नहीं, आगे चल के जितना भी पढ़ाएंगे वो सारे क्लियर होते जाएंगे, तभी आपको 10th भी क्लियर होगा, ठीक है। तो 9th में 10th में ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपको 10th में मिलेगा, इससे रिलेटेड चैप्टर, तो उन सबको भी समझने के लिए आपको 9th वाला क्लियर होना चाहिए। और इन सबको समझने के लिए मैंने जितना भी आपको बेसिक चीजें बताई हैं, वो हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप चैप्टर बना पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसा डरते रहोगे लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैंने जो भी आपको समझाया बताया, वो हर एक पॉइंट को ध्यान रखोगे, दिमाग में बिठा लोगे, तभी आप आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना पाओगे। मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में इतना ही रहने दूं। आप याद रखना कि आप मेरे अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा अदर चैनल है, देखिए, एक है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसे भी आप सब्सक्राइब कर लोगे। और आप जिस पे पढ़ रहे हो, ये तो आपको पता ही है, भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और एक और मेरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, ठीक है। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमेशा आप अपडेट रहोगे। चैप्टर्स, हर एक चैप्टर आपको एनसीईआरटी, भारती भवन, केसीसी ना, हर एक बुक का आपको सॉल्यूशन मिलेगा आने वाले समय में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करा देंगे। तो प्लीज आप लोग मेहनत किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।